बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें DGISPR ने कहा कि भारतीय हुकूमत के पास शहरियों के सवालात के कोई जवाबात नहीं थे, इसलिए उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत के दावों पर उनकी ही आवाम उन पर तनकीद करे है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, DGISPR पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने तमाम वाक़यात का अहाता किया। दूसरी जानिब कल से जो भारतीय मीडिया पर बहुत ज़्यादा हिजान बरपा था, आज उसकी तरदीद भी हो गई है। सूरत हाल जो है किस तरफ जा रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं साबिर शाह की सबकी स्टोरी है आज द न्यूज़ में 44th कल जो मैंने बात की थी उसको मैं ये 44th स्लाइड अगर हम दिखा सकें। 29 शॉट डाउन हेरोप ड्रोन कॉस्ट इंडिया 5.73 बिलियन रुपीज़। अच्छा, और फिर उसके बाद जंग में 5.73 बिलियन रुपीज़ के हवाले से है ये। अच्छा, लेकिन ये है कि ये प्राइस ऊपर नीचे, इसमें स्टोरी जो है उसमें यही बयान हुआ है कि ये इतनी हो सकती है, इतनी जो इसकी वेरिएशन है। लेकिन बहरहाल असल जो बात है वो ये है कि ये बड़े महंगे मिसाइल्स थे और ये क्यों खर्च हुए, उनकी तरफ से ज़ाया हो गए। और ये फ्लीट जो है ये ज़ाया हो गया, जो कामाकाजी जिसको हमने कल भी बताया था कि खुदकुश ये ड्रोन्स हैं। दूसरी जो बात है इंडियन मीडिया के हवाले से बड़ा शोर गौगा रहा और आज बड़ा उसके ऊपर जाहिर है कि मजाक भी उड़ा उनका पूरी दुनिया में। उन्होंने इस्लामाबाद और बाकी कराची की बंदरगाह और कई सारे, मैंने इसको बहुत ज़्यादा लाइटर नोट पे नहीं लिया, मैंने इसको काफ़ी संजीदा लिया। उनके कल रात का उनका जो मीडिया जो कुछ बयान करता रहा, उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद फ़तह कर लिया है, उन्होंने कहा हमने कराची तबाह कर दिया है, मुल्क के पाकिस्तान के 25 शहरों पे कब्ज़ा हो गया है और मुल्क बच्चे जो हैं वो अपना नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा भूल जाएंगे और ये सारी बातें होती रहीं। ये जो बातें कर रही थी जो बेचैन आत्माएं हैं, मुझे इनकी बातों से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन था और इनका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन था। यानी ये हो नहीं सकता कि ये बातें खुद ब खुद बना के कर रहे हो। एक पूरा स्टेज्ड, स्क्रिप्टेड, वेल प्लान्ड सारे मीडिया पे उनकी बात चल रही थी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ आप कह जाते हैं होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपके जो इरादे हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं। तो इरादे कल ये थे जिसका जश्न शुरू हो गया था और उनको गालिबन ये बताया गया था कि ऐसा होने जा रहा है, तो आपने ये आज से लेके तमाम रात ये आपने बात करनी है और उसके बाद वो करते जाना और आज सुबह वो टोटल शर्मिंदा तो नहीं होंगे, वो दोबारा आ गए कि अच्छा जी हमारे साथ क्या हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, वो एक नई कहानी लेके सामने आ गए। लेकिन कल रात को मैंने उनकी मुख्तलिफ चैनल्स की, ज़ाहिर है सारे चैनल्स तो नहीं, लेकिन जो भी मैं चैनल देखता रहा, पॉइंट्स नोट करता रहा सारे, उनका कराची शहर पे हमला और कराची की बंदरगाह को हमने उड़ा दिया और शहर जो है वो तबाह हो गया है कराची का, और उसमें हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो जानों से चले गए। मतलब उनको उस पर हंस रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, एक जश्न मनाया जा रहा था। अच्छा, इस्लामाबाद जो है वो तबाह हो गया है, लाहौर तबाह हो गया है, 25 शहर तबाह हो गए हैं, मुल्क जो है नक्शा बदल गया है और इसको वो सेलिब्रेशन हो रही थी वहाँ पे, एक जश्न जारी था। खुशी जो थी वो ऐसी थी जैसे कि उनको जो बताया जा रहा है वो असल में हो नहीं रहा, लेकिन जो बता के किसी ने छोड़ दिया उनको, उसके बाद उनके पास कोई फर्दर, तो वो बस उसके ऊपर वो ऑटो पायलट पे लग गए और वो बोलते चले गए। तो मैं इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये जो सामने आके बोल रही थी शख्सियात जिनको मैं बेचैन आत्माएं कहता हूँ, मैं ये सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन था और इनका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कौन था, किसने इनको ये कहा था कि ये सारा कुछ करना है और ये हो रहा है और आज हो जाएगा। क्योंकि ये शर्मिंदगी जो आज उनको उठानी पड़ रही है, ये तो फिर उनको उठानी ना पड़ती। तो इसका मतलब है कल रात को ऐसा कुछ होने जा रहा था जिसका उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करके रखा हुआ था, और वो ये था कि पाकिस्तान के 25 या उससे ज़्यादा शहर तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, मुल्क का नक्शा बदल जाएगा और कई आला शख्सियात जो हैं वो
कत्ल हो जाएंगी, मारी जाएंगी या गायब हो जाएंगी, अवाम सारे सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। सवाल यह है कि स्क्रिप्ट राइटर कौन था, ठीक है, क्या उसमें कोई एक शख्सियत थी, एक ग्रुप था? ये सुबह जो एक मासूम सी शक्ल लेके उनके तर्जुमान आ जाते हैं ना, बहुत ही मासूम सी शक्ल लेके कि जी ऐसे होता है तो यूं होता है तो ऐसे हुआ, तो मुझसे ज़्यादा सवाल ना करें, और फिर छुई मुई बन के चले जाते हैं। ये नहीं बता रहे कि रात को जो सारा तमाशा लगा रहा वो उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था, और क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए बतौर एक रियासत, और लाखों या करोड़ों लोगों का जो है वो खून बह जाए यहाँ पे। तो बात ये सारी कि ये कुछ ऐसा इसमें मामला ऐसा था, या तो डिस्कनेक्ट हुआ है रात को, जो टीवी पे चल रहा था वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा था, ग्राउंड से उनका मीडिया डिस्कनेक्ट हुआ है और वो खुशियाँ मनाता रहा, और किसी ने उनको कहा भी नहीं कि यार देखिए हमेशा ऐसे होता है कि टेलीफोन से पे आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं ग्राउंड पे होते हैं, उनको रियल टाइम कोई ना कोई इन्फो तो आ रही हो। एक ही स्क्रिप्ट अगर आपने सबको दिया हो, कोई कह रहा है 25 शहर तबाह हो गए, वो असल में प्लान ये है था मीडिया को जो दिया गया था वही था कि पूरा पाकिस्तान तबाह कर देना है। तो मैंने उसको बड़ा संजीदा लिया है। मैं उसको पहले तो ये कि बेचैन आत्माएं जंग छेड़ना चाहती हैं, ये अब जंग का आगाज़ हो चुका है, और जंग का आगाज़ इसलिए हो चुका है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट वाला मामला इसमें हो गया है कि वो अगर कल पाकिस्तान को तबाह करने जा रहे थे तो क्या, और ये सेलिब्रेशंस वहाँ शुरू हो गई थी उनके मीडिया पे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, उसके शहर तबाह हो गए, उसके लाखों करोड़ों बच्चे औरतें बेगुनाह शहरी ख़त्म हो गए, मुल्क का नक्शा तब्दील हो गया। तो ये उनको किसने प्लान दिया था कि ये आपने सारे टीवी चैनल्स को एक ही दिया गया था ना, मेन टीवी सारे टीवी चैनल्स को एक ही प्लान था, और किसी ने बीच में आवाज़ उठाने की कोशिश, उसकी वेबसाइट बंद हो गई, उसका ट्वीट एक्स ब्लॉक हो गया, वो सारा। तो इसका मतलब है कल रात को ऐसा कुछ होने जा रहा था जो नहीं हो सका, ठीक है, लेकिन एक उसके नतीजे में एक स्क्रिप्ट सामने आ गया, जो कि इससे पहले जो लीक डॉक्यूमेंट्स थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर से, जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो उस पर जो लैंग्वेज है वो जो कोड वर्ड्स हैं और जो पूरा उनका प्लान है किस तरह हायर करना है, वो जो लोग बात करेंगे वो ऐसे लोग बात करने वाले आपको मिलने चाहिए जो बात कर रहे हो आपस में तो लगे कि वो पाकिस्तानी हैं, इन ग्रोन मुसलमान ही होने चाहिए, हमारे ऐसे मुसलमान ही जो हमने ख़ुद बना के दहशतगर्द रखे हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनमें से ही कोई होना चाहिए उनके। तो उसको अगर आप पढ़ें ना, इसके पूरे जो लीक डॉक्यूमेंट है, और फिर उसके साथ आप लिंक करें कि जो एक पूरा एक प्लान, ये पूरा प्लान्ड है, ये ऐसे ही कोई रैंडमली चीज़ नहीं हो रही, एक पूरा प्लान्ड है। कल भी जैसे मैंने बात की कि उनका ये था कि जी श्रीनगर पे जो है वो हमला हो गया ताकि उसके नतीजे में ये हो कि वहाँ पे कश्मीरी जो हैं वो उनकी बड़ी तादाद में उनको वहाँ पे मैयतें लाशें मिल जाएं उनको। पाकिस्तान में बहुत शहादतें हुई हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों, लेकिन फिर वो उछालें उसको कि देखें जी ये कश्मीर के लिए जो है वो जो भी आवाज़ उठाएगा वो जो कैसे वो तो गद्दार होगा क्योंकि कश्मीरी तो पाकिस्तान ने मार दी हैं और ये हो गया और वो हो गया, ये पूरा स्टेज ड्रामा। और उसके साथ ही जो है वो ये जो पंजाब के अंदर हमारे जो मशरक़ी पंजाब के भाई हैं वो वहाँ पर बम धमाके और सारे मामला के ये शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि पहले उन्होंने चूंकि कश्मीर और पंजाब पे अटैक कर दिया है तो इसलिए उसके नतीजे में हमने जवाब दिया और पाकिस्तान को, मतलब ये इस तरह से कुछ ऐसा हो रहा था जो हो नहीं सका सुबह तक। अब उसकी वजूहात उनके जो ये जो उनके तर्जुमान हैं जो आते हैं सुबह सुबह मासूम से दुखी प्रेम नगरी, तो वो दुखी से परेशान से आते हैं और वो भोले भाले से चले जाते हैं। उनके साथ जो खातून है बड़ी ज़बरदस्त ऑफिसर सूफिया कुरैशी, उनके पीछे लग गए हैं बीजेपी वाले, वो जो कर्नल सूफिया कुरैशी जो मुसलमान हैं उनके बारे में बीजेपी के ने बड़े शदीद RSS के कुछ लोग उनको एक अंदर ग्रुप है जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। बहरहाल कि इनको हटाया जाए टीवी से और मीडिया से हटाया जाए, और ये मुसलमान है तो ये किस तरह से बात कर रही हैं भारत के हवाले से और हिंदुत्व के हवाले से। बहरहाल
तो उन्होंने आके वो रात का तस्करा ही नहीं किया कि रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे को 300 इलाके ऐसे हैं मुल्क के जिन पे हमला हो गया और ये हो गया और वो हो गया सारा। अभी बात ये सारी कि इसमें हु विल ब्लिंक फर्स्ट। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुत्व जो है वो मोदी सरकार की हिंदुत्व हुकूमत, वो हिंदुत्व सरकार वो एक ऐसी जगह ले गई है इस पूरे ख़त्ते को जहाँ पर ये ख़त्ता अब एक बड़ी ख़तरनाक तवील जंग की तरफ बढ़ रहा है। और गुमान ये है, गालिब गुमान ये है कि ये जंग अब शदीद तर होगी और ये जंग बड़ी खौफनाक होगी और इस जंग को रोका नहीं जा सकता। आप कोशिश भी करेंगे इसको रोकने की तो रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि कल उन्होंने स्क्रिप्ट जाहिर किया है, एक पर्चा आउट नहीं हो जाता, उनकी मीडिया में पर्चा आउट हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है एग्जाम से पहले पर्चा आउट हो गया, वो इम्तिहान में पर्चा दूसरा आया सुबह, ऐसा हो जाता है ना, रात को पेपर आउट। ये पेपर आउट हुआ है रात को उनके मीडिया पे कि पाकिस्तान को तोड़ दिया गया है, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान की आला शख्सियात जो हैं वो कत्ल कर दी गई हैं, पाकिस्तान तबाह हो गया है, लाखों करोड़ों लोग मर गए हैं, ये जो भी कुछ हो रहा था ना मीडिया पे। हमारे यहाँ बहुत सी लोग इसको किसी और अंदाज में देख रहे हैं कि क्या मजाक बनाया हुआ था। और इतना हुआ सुबह कि सुबह हमारे मीडिया के साथियों को मुख्तलिफ चैनल्स के और जो हमारे यहाँ यूट्यूब पे प्रोग्राम्स करते हैं और बाकी ज़रा उनको बाकायदा उनके नुमाइंदों को बाकायदा उन शहरों में जाना पड़ा अर्ली मॉर्निंग, ये बताने के लिए कि भाई कराची भी ठीक है और इस्लामाबाद भी खैरियत से है और लाहौर में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है और सब कुछ मतलब है कि वो मुख्तलिफ शहरों का बता रहे थे कि उन्होंने तो पाकिस्तानी स्टेडियम को भी उन्होंने उड़ा दिए थे, उन्होंने एयरपोर्ट भी उड़ा दिए थे, उन्होंने पोर्ट भी उड़ा दी थी। तो ये कोई प्लान था रात को जो कि नाकाम बनाया गया और नाकाम हो गया। उनका कहना ये कि पाकिस्तान ने मतलब जो भी कुछ था वो फिर सुबह जाके जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ तो वो सिलसिला उससे थोड़ी देर पहले रुका, लेकिन रात भर जो है वो एक ही जान बपा रहा। और ज़ाहिर है जब ये कुछ हो रहा था कि वो पाकिस्तान को तोड़ रहे थे, बना रहे थे, शहर तबाह कर रहे थे, तो हमारी फोर्सेस भी अलर्ट थी उस वक्त यकीनन, और वो भी कुछ ना कुछ देख रही होंगी कि वो जो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे ये डाइवर्जन भी हो सकती है कि आप उधर से देखें कि जी वो सियालकोट और ये गुजरांवाला और पता चला उधर किसी और जगह पे हो गया, तो एक डिसेप्शन भी होता है कि आपने इतना बड़ा जो आपका जो मैरीटाइम आपका नेवल का पूरा इलाका है, फिर उसके बाद कहाँ पे आपके एसेट्स हैं, कहाँ पे आवाम है, पब्लिक है, कहाँ पे जो है वो बहरी अफवाज मौजूद हैं, कहाँ पे डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद फिर पूरा जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, तवील बॉर्डर, उसको भी उन्होंने ज़ाहिर सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, आगे पीछे, फिर LSC तक ले गए, तो पूरा उन्होंने एक फ्रंट खोल दिया। तो मेरा ख्याल है कि जंग जो अब पेपर आउट होने के बाद जंग नागुज़ीर है और जंग जो है अब शुरू होगी और बहुत ख़तरनाक और बहुत बुरे मामलात की तरफ ये जंग चली जाएगी। इसको रोका नहीं जा सकता। मैं उन लोगों में से हूँ जो जंग बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन बाज़ चीज़ें जो मैंने कल भी कहा था कि वो मेरे कहने से रुकेंगी नहीं चीज़ें, या लोगों के कहने से रुकेंगी नहीं। जंग बहुत शदीद होने जा रही है। उसके नतीजे में अब शायद ये भी ना देखा जाए कि फ़ौजी हैं या कोई स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं या आवाम हैं, क्योंकि कल जो बात की जा रही थी तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि एक उन्होंने सारे रूल्स तोड़े हैं। तो इस तरफ भी मैंने आपसे कहा कि मेरा अपना एनालिसिस है विच में भी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो एक भरपूर जंग की तरफ जा रहे हैं। फुल ब्लिंक फर्स्ट, आप पहले ब्लिंक कर गए और उनका ये पेपर वाकई रियलिटी एक गेस्ट पेपर था रात को, वो रियलिटी इख्तियार कर गया। तो ठीक है, पहली रात उनके राफेल जो थे वो गिरे और राफेल गिर गए और उसके बाद मैंने आपसे कहा ना कि उसको फैनफेयर उनको चाहिए था, तो फैनफेयर कल उनको उन्होंने जो रात को टीवी पे दिखाया वो फैनफेयर ये होता है कि आप एक बहुत तमाशा बनाते हैं, एक बहुत हंगामा वबा करते हैं कि जनाब आग लगी हुई है, शोले हैं, जो उनके टीवी चैनल्स पे रात को मनाजिर चल रहे थे। ये मैंने उस दिन आपसे बात भी की थी कि ये ऑपरेशन शॉक एंड ऑक को चाहते हैं, ये कल भी मैंने बात की थी कि उसको रिपीट करें कि आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, मतलब ऐसा कुछ हो कि इनके दिल को सुकून मिल जाए। इतने लाख इतने करोड़ लोग मर गए हैं, तो फिर ये जो RSS के गुंडा टोला जिसने इतने बड़े एक मुल्क को ये रोमाल बना ली है, और तो ये जो है इसके दिल को सुकून आ सके, इतने लोगों को
कत्ल करके, जिसमें बच्चे औरतें वो भूल जाएं, वो कहते हैं बच्चे हैं तो छोड़ देना, मतलब लोग मार दिए, मुल्क टूट गया, ये हो गया। तो सवाल ये है कि अब ये पेपर जो आउट हो गया है तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट, क्या हम पहले ब्लिंक करेंगे, वो पहले ब्लिंक करेंगे ये, और चूंकि रूल्स उन्होंने तोड़े हैं तो मुझे इस बात का भी डर है। मैं बिल्कुल यहाँ पे दस्तबदस्ता दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान की हुकूमत से भी और भारत की हुकूमत से भी कि इसमें बेगुनाह जो शहीद हो रहे हैं, जो मैं तो फ़ौजी भी दरमियान में आ जाते हैं ना अपनी क़ियादतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, यानी वहाँ सारी जो फ़ौज है वो कोई आरएसएस या हिंदुत्व की तो नहीं है, मगर ये है कि वो जाहिर है कि वो डिसिप्लिन फ़ौज है, तो वो डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन भी अब सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि ये जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं और जो हुआ क्या है, ठीक है, सवाल यहाँ से शुरू हुआ था कि पहलगाम में हुआ क्या है, वो दहशतगर्द वाक़या है कौन, मुलविस कौन है, उसका सबूत पेश करें ना। तो वो आज से लेके तब से लेके आज तक है। फिर जो दहशतगर्द मारे गए, जो कल परसों भी सवाल उठाया था, तो उन दहशतगर्दों की लिस्ट सामने ले आए कम से कम कि यहाँ पर पाकिस्तान पे आपने हमले किए, तो कौन से दहशतगर्द मारे गए। वही बात जी, मौलाना मसूद अजहर के एक रिश्तेदार थे तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये बयान आया, उन्होंने ये डिसेप्शन प्रोपेगेंडे की जंग है, तो उसमें एक वो लेके वो खुश हो रहे हैं, अच्छा जी ऐसे होता था, तो वो लोग सारे जो भी हैं, तो अब तो वो किससे ख़त्म हो गया ना कि जी जब आपने 25-30 शहर और कराची को भी उड़ा दिया और बंदरगाहों को भी उड़ा दिया और पूरा मुल्क तोड़ दिया था रात को, तो ये स्क्रिप्ट जो था ये तो किसी ने बनाया होगा ना, पूरा स्क्रिप्ट क्या आज ये करना है रात को। तो सवाल ये है कि अब ये जंग आगे बढ़ेगी, और जंग आगे बढ़ेगी, सवाल ये है कि इसमें भारत पाकिस्तान के, ये कल रात का जो पर्चा उन्होंने आउट कर दिया है कि 25 शहरों को तबाह कर देगा और पाकिस्तान के जो है वो करोड़ों लोगों को मार देगा, या पाकिस्तान को जवाब उससे पहले पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। अच्छा, पाकिस्तान करेगा कार्रवाई तो फिर इसके नतीजे में क्या होगा, लोगों की जानें जाएंगी। मैंने कहा ना, लेकिन अभी इसको रोका नहीं जा सकता। अब इसको रोकना इसलिए मुश्किल हो गई है क्योंकि वो उधर जो टोला बैठा है वो तो रात को नाच रहा था खुशी से, वो जश्न मना रहा था, वो पार्टी कर रहा था कि तबाह हो गया पाकिस्तान, तो लेट सेलिब्रेट। आप उनके चेहरों पे खुशी उस वक्त देखते तो आप परेशान हो जाते, गिरा दो, मर गए, मार दिया लोगों को। अच्छा, वहाँ ये सवाल नहीं उठ रहा था कि यार कोई इसमें कोई बेगुनाह तो नहीं आ गए, कोई सिविलियंस तो नहीं, मार दिया, तोड़ दो, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मामला तो चला गया है ख़राबी की तरफ, और इसमें अब पूरी दुनिया भी कूद जाए, पूरी दुनिया इस जंग को इस मरहले में रोकने के लिए, ये जंग नहीं रुकेगी। क्योंकि मसला ये है कि पर्चा जो आउट हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक था। मैंने कहा ना, मैं ये जो टीवी पे कहा जा रहा था उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि पीछे इनको स्क्रिप्ट इसने लिख के दिया था कि ये बोलना है कल, और ये उसके मुताबिक बोल रहे थे। पपेट्स हैं, पपेट्स उछल कूद कर रहे थे, मगर किसके कहने पे कर रहे थे? ये तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडियन मीडिया देख रहे हैं, उनके बहुत बड़ी डायस्पोरा है, वो दुनिया देख रही है, उससे हटके उनके लोग, बाकी दुनिया भी देख रही है। तो कोई शर्म या निदामत नहीं थी आज उनकी सरकार की तरफ, मोदी सरकार की तरफ से भी कोई शर्म निदामत के रात को ये गलत खबरें चली हैं, हम माजरत चाहते हैं, उनके टीवी चैनल्स पे कोई माजरत आई हो, कोई चीज़ आई हो, नहीं, कुछ नहीं। वो एक ख़ास तरफ इस खत्ते को लेके जा रहे हैं जो कि एक बड़ी जंग है। अब चूंकि ले गए हैं तो अब इसको रोका नहीं जा सकता। तो इसके नतीजे में अब कौन से वेपन्स यूज़ होंगे, कौन से मौलिक हथियार यूज़ होंगे, कौन से मिसाइल्स यूज़ होंगे, कौन से तैयारे इस्तेमाल होंगे, कौन से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कितने लोग जानों से जाएंगे, कितने शहर तबाह होंगे, कितने ब्रिजेस को उड़ा दिया जाएगा, कौन से स्ट्रेटेजिक एसेट्स जाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं, यहाँ से शायद उनकी वापसी बड़ी मुश्किल हो। और हुल ब्लिंक फर्स्ट, यानी पाकिस्तान, फ़र्ज़ करें जो टीवी पे हो रहा था, तसव्वुर करें कि वो अमली जामा पहना दिया जाता उसको, तो आज क्या होता। ठीक है, उन्होंने नक्शा कह रहे, एक उनके जो साफ फरमा रहे थे कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये भूल जाएं पाकिस्तान का नक्शा, नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये तो सवाल ये है कि हुल ब्लिंक फर्स्ट, तो क्या इसको अमली जामा पहनाने की इजाज़त दी जाएगी इस पेपर को, या उससे पहले जो है वो रोका जाएगा और कोई एक्शन होगा। तो इस जंग को रोका नहीं जा सकता। इसके नतीजे में शहर जाएं बदकिस्मती से, इसके नतीजे में स्ट्रेटजिक लोकेशंस जाएं, इसके नतीजे में फ़ौजी ठिकाने जाएं, इसके नतीजे में जो भी जाएं, ये जंग आगे बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी।
अब इसमें हर रात, आज की रात, कल का दिन, कल की रात, अगले चंद रोज़ इंतहाई अहम है। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या एक बड़ी जंग का इंडो पैसिफिक थिएटर है जो ज्वाइन करेगा या बड़ी हद तक कर चुका है उसके मिडिल ईस्टर्न थिएटर या वेस्ट एशियन थिएटर और यूरोपियन थिएटर के साथ। जी, ब्रेक के बाद 3 आपसे थिएटर्स डिस्कस हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं इस बड़ी जंग के। एक वेस्टर्न एशिया या मशरक़ वस्ता, वेस्टर्न एशिया को तो फिर हम खींच के ले आते हैं ना, तो फिर वेस्टर्न एशिया से हम ले आते हैं, इसको इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दें। एशिया पैसिफिक था पहले, इंडो पैसिफिक इसलिए हो गया कि जब इसमें इंडियन ओशन आ गया तो ज़ाहिर जबूती तक, साउथ अफ्रीका तक चला गया इंडियन ओशन, तो इसलिए वो एशिया पैसिफिक से अमेरिकन ने टर्म चेंज कर दी। तो ठीक है, वो पानी तो पानी से मिलते मिलते सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये है कि ये इस बड़ी जंग का इंडो पैसिफिक थिएटर है जो अल्टीमेटली लिंक्ड है इसके मिडिल ईस्टर्न या वेस्टर्न एशियन थिएटर के साथ, और वेस्टर्न एशियन या मिडिल ईस्टर्न थिएटर जो है वो लिंक्ड है इसके यूरोपियन थिएटर के साथ। और ये एक बड़ी जंग है और उसका आगाज़ प्रॉपर 2 फ्रंट्स पहले खुले हुए थे, तीसरा फ्रंट अब खुल गया, और शायद ये तीसरा फ्रंट जो इंडो पैसिफिक फ्रंट है इस जंग का, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा और सबसे ज़्यादा मुहलक होगा बाकी दूसरे फ्रंट से, दोनों फ्रंट से ज़्यादा, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से ज़्यादा। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। अल्लाह ना करे, हमारी ये दुआ है, लेकिन बहरहाल हालात इस तरह जाते नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अमेरिका और दूसरे बरादर ममालिक जंग रुकवाने और सुलह करवाने की कोशिश करवा रहे हैं क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल वो किसी भी कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। जंग तो होगी, वो बाद में आते रहे। जिसने बात करनी है, मुल्क अपने हवालों से, रियासतें अपने हवालों से फैसले करती हैं, और वो बाद में, मैंने कहा ना, बड़ी बदकिस्मती है कि इसको मोदी सरकार, RSS हिंदुत्व, इसको पूरे इस एक पुरसकून जगह पे उन्होंने एक तलातुम बपा किया है, और उसके बाद तलातुम से वो एक तूफ़ान और अब एक बड़ा तूफ़ान और हिजान और बहरान यहाँ पे इस खत्ते में पैदा होता नज़र आ रहा है। और ये ऑटो पे चला गया ना, चूँकि रोज़ रात को हो रहा है, तो अब ये रात, सुबह, दिन, शाम, ये मामला इस तरफ जाएगा और जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर या कोई एक टेलीफोन कॉल JD वेंस की या मार्को रूबियो ने क्या कहा है या किसी मुल्क ने क्या कहा है, कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, अब इसमें आज का दिन जो है उसमें बहुत और बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और ये वाक़यात जिन दिनों पेश आ रहे हैं, इनको ज़रा उन वाक़यात से लिंक करके फिर वापस आते हैं, फिर वापस इसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मामला। आज विक्ट्री डे 9 मई का, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रेड स्क्वायर पे परेड हुई, बहुत ज़बरदस्त परेड हुई, और 11,500 उसमें जो मुख्तलिफ फ़ौजी दस्ते थे, मुख्तलिफ ममालिक के भी और रशिया के भी, उन्होंने उसमें शिरकत की। और मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो शी जिनपिंग थे, और उनके साथ जो है वो स्लोवेकिया के रॉबर्ट फिको भी मौजूद थे। उसके बाद आर्मीनिया के भी निकोल पशियां भी मौजूद थे, बेलारूस के लुकाशेंको भी थे। अच्छा, कॉन्गो से आए हुए थे, अफ्रीका से काफ़ी नुमाइंदगी थी, क्यूबा से थे उनके जो मेदोरो हैं, और फिर उसके बाद जनरल सीसी थे प्रेसिडेंट इजिप्ट के, और लूला दा सिल्वा ब्राज़ील से थे। ये सारी शख्सियात मौजूद थीं, और इसमें महमूद अब्बास भी थे, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी थे, ठीक है, मेहमानों में। और फिर ताजिक प्रेसिडेंट भी थे, और किर्गिस्तान और एथोपिया के, मैंने कहा ना, अफ्रीका की बहुत इसमें ग्लोबल साउथ बहुत था इसमें, और वियतनाम से तूलम उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी गवर्नमेंट सेंट्रल पार्टी के उनको हेड भी करते हैं, वो भी थे। तो ये सारी शख्सियात थी। कोई अच्छा बड़ा स्लोवेकिया से मैंने आपको बताया, यूरोप से भी कुछ थे, कोई बाकी जगहों से भी थे, तो काफ़ी बड़ा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इन मुल्कों, कई मुल्कों के फ़ौजी दस्तों ने भी उसमें शिरकत की। और एक बात जो मेरे लिए, मैंने वो देखी, परेड भी देखी मैंने, काफ़ी उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने मुख्तसर सा खिताब किया, लेकिन बड़ी इम्प्रेसिव परेड थी, बड़ी इम्प्रेसिव परेड थी। और विक्ट्री डे 9 मई
एक दिन पहले यूरोप मना लेता है, लेकिन ज़रा धीमा सा मनाता है। यूरोप में कब मनाई जाती है ये ज़्यादा, क्योंकि यूरोप की फ़ौजों ने तो रिकैप्चर किया था ना, हथियार नहीं डाले थे उन्होंने, तो हिटलर की फ़ौजों ने तो हथियार डाले थे सोवियत यूनियन के सामने। सोवियत यूनियन उसको बड़ा सेलिब्रेट करता, 80 साल हो गए। लेकिन मेरे लिए जो बात ज़्यादा इसमें दिलचस्प की थी कि इसमें पहली दफ़ा जो है वो ड्रोन्स की परेड में ड्रोन्स ने हिस्सा लिया, और उसमें उनके लैंसेट ड्रोन्स मौजूद थे, और फिर उसके बाद जो है वो लैंसेट 3 और गिरॉन 2, और फिर उसके बाद उनके मुख्तलिफ ड्रोन जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं उनके, वो उस परेड का हिस्सा थे। अच्छा, ये अब बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो लैंसेट 3 ड्रोन्स हैं जो उन्होंने उसमें दिखाए और पेश किए, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ये भी सुसाइडल ड्रोन्स हैं, और ये रशिया ने ख़ुद तैयार किए हैं। तो उन्होंने इन ड्रोन्स को भी वहाँ पे दिखाया, और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं आपको देखें, इन पे ड्रोन्स रखे नज़र आ रहे हैं, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर इसी तरह से, और ये जो लैंसेट 3 कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी ये वो कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो अनलाइक हेरोप, जो इसराइल वाला ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, जो मैंने कल भी कहा था कि स्वामिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्वाम करते हुए ड्रोन्स हों, तो उसमें दरमियान में बहुत सारी चिड़ियों का झुंड हो, तो एक उकाब या कौवा भी इसमें घुस जाए, तो ये उस तरह काम कर सकता है। लेकिन ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल, ड्रोन स्वामिंग, यानी बहुत सारे सैकड़ों ड्रोन एक साथ फेंके जाएं, तो ये, लेकिन ये जो ड्रोन है लैंसेट कामाकाजी, ये ड्रोन जो हैं ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन ड्रोन्स का, कि कामाकाजी भी हैं और साथ स्वामिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर आप 1000-2000 ड्रोन एक वक्त में फेंक दें, तो वो सामने जो इंटरसेप्ट कैसे होगा, ठीक है। और फिर गिरॉन 2 जो हैं वो भी गिरॉन 2 कामाकाजी ड्रोन जो हैं वो भी इसमें मौजूद थे, और ये कामाकाजी ड्रोन जो हैं ये भी जो परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया, ये भी जो है वो जो गिरॉन 2, ये भी कामाकाजी ड्रोन हैं, यानी ये भी खुदकुश हैं। तो ये भी वो ISR, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीनों कामों के लिए। और ये लेटेस्ट हैं, और ये अब आए हैं, और ये कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी शेयर भी हो रही है, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान आपस में, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। रशिया, चाइना, ज़ाहिर है कि इसमें और भी मुल्क हैं, आज़रबाईजान भी है, टर्की भी है, सारे मुल्क जो हैं वो उसमें शरीक हैं। तो ये एक बात ऐसी है जो काफ़ी मेरे ख्याल से इस परेड के अंदर फिर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, और अच्छा जो यहाँ पे मौजूद थे इनके जो लूला दे सिल्वा जो ब्राज़ील से आए हुए थे, वो तो रशिया से फिर वो चले जाएंगे चाइना, और पहले भी बात की थी वो सिलाक की कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ दूसरे मुल्कों के, यानी जनूबी, यानी अमेरिकाज जिसे कहते हैं, लैटिन अमेरिका कह दें या आप साउथ अमेरिका कह दें, अमेरिकाज कह दें, तो वहाँ से 40 मुल्कों के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं बीजिंग में। और चाइना और सीलाक, या उसमें क्योंकि क्यूबा भी है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसके नाम पे ना जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो उनके सारों के नुमाइंदे चाइना में जमा हो रहे हैं, अमेरिकाज के या साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका, जो भी नाम दें, ये सारे। तो ये बहुत एक बड़ी परेड थी, और इसमें शी जिनपिंग और पुतिन बहुत अरसे के बाद साथ नज़र आए, और बहुत सारे मुआहदे और आपस में सजेशंस और वन ऑन मीटिंग्स, और ज़ाहिर है कि एक लंबा स्टे, तो सिर्फ वो परेड तो नहीं देखी उन्होंने ना, वो अगर 3-4 दिन के लिए आए हैं तो एक तवील डिस्कशंस उनके मुख्तलिफ हवालों से, सर्बिया 2 चलें, पाइपलाइन पे बात हो गई, ये हो गई, लेकिन और बहुत सारे स्ट्रेटजिक मामला जो हैं वो वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे ग्लोबल चेस बोर्ड पे, और उनके साथ उनके इंटेलिजेंस के लोग भी थे, और उनके साथ उनके दीगर लोग भी, और वो आ जाते हैं 1 मिनट में, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें ये जो वीकेंड है, ये जो अगले 72 घंटे या उससे ज़्यादा का अर्सा है, ये बहुत अहम है। ना सिर्फ ये इंडो पैसिफिक थिएटर जो खुल चुका है ऑलरेडी इस जंग का, बड़ी जंग का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर दिन, हर घंटा, हर रात, हर वक्त इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन में ये होता है कि जब आप कह रहे होते हैं यार कुछ नहीं होगा, तो उसी वक्त हो जाता है, क्योंकि इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैली होती है। आप कहते हैं यार वो तो ऐसे ही चल रहा था टीवी पे, तो आप ऐसे ही करके निकलते हैं तो पता चला वाकई हो गया। तो ये इसमें ये बात बड़ी अहम है जो लोगों को भी अपने जहन में रखनी चाहिए।
अच्छा, इसमें जो और ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन को काटना, मुल्कों के अंदर साइबर अटैक्स करना, इंटरनेट शट डाउन करना, जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको तबाह करना, ये उसमें सेबोटाज में अगर वो, चूँकि उनकी गुफ्तगू से तो यही था कि सेबोटाज की एक्टिविटी शुरू होंगी और वो ये सारा उनका प्लान था। पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि ऐसा करेगा, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ऐसा करे या इंडिया के लोग भी ऐसा करें या वो चाहते होंगे। मैं बहुत बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं वहाँ पे, बहुत इंडिया में, और मुझे इंतहाई दुख है इस बात का कि हिंदुत्व सोच ये पूरे खित्ते को कहाँ ले गई है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है, ये अगले 24 घंटे 48 घंटे अहम इसलिए हैं कि एक तो इतवार को जुमा आज गुजर गया, जुमे का रोज़ गुजर गया तो हफ्ता आ गया, और इतवार को स्टीव विटकॉफ की मुलाकात ओमान में हो रही है बिलवास्ता, और वो मुलाकात होने जा रही है उनकी अब्बास अरगची के साथ, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग हो रहा है। तो उसका चौथा राउंड जो पोस्टपोन हो गया था इटली का, वो होने जा रहा है मस्कत ओमान में। लेकिन उससे पहले कल, यानी अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है और अभी कुछ देर पहले हुई है। वो ये है कि अमेरिकन से मिलने से पहले ईरान के वजीर खारजा 2 मुल्कों का दौरा करेंगे एक ही दिन में, और फिर वहाँ से ओमान जाएंगे। अमेरिकन से मिलने से पहले वो 2 मुल्कों के आला तरीन ओहदेदारों से मुशावरत करेंगे, और फिर उसके बाद वो अमेरिकन से मिलेंगे। और वो मेरे ख्याल से आज रात को फ्लाई कर जाएंगे, क्योंकि कल का दिन उन्होंने 2 मुल्कों में गुजारना है, और कल रात को ही फिर उन्होंने वापस ओमान में लैंड होना है, और स्टीव विटकॉफ भी वहाँ ओमान पहुँच जाएंगे, तो परसों मीटिंग शुरू हो जाएगी। अभी 2 मुल्क कौन हैं जिनसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुशावरत करने जा रहे हैं? उनमें पहला मुल्क है सऊदी अरेबिया। ईरान अमेरिकन से मिलने से पहले सऊदी अरेबिया से मुशावरत करने जा रहा है, और दूसरा मुल्क है कतर। तो कल के दिन वो सऊदी अरेबिया में आला हुकाम से हो सकता है आज रात को ही पहुँच जाए और मीटिंग रात को शुरू हो जाए, और फिर कल जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर कंक्लूड करके फिर वो हो सकता है टच करें ईरान को और फिर ओमान जाएं, या फिर ये हो सकता है कि वो इन मुल्कों से सीधा निकल जाएं। तो ये अभी एक वेग सी आइटिनरी हमारे सामने है कि इसको एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि उनका क्या प्लान बनता है। लेकिन ये मुझे इल्म है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कल जो है वो सऊदी अरेबिया से आज रात को सऊदी हुकाम से और कतर के हुकाम से भी मुलाकात होने जा रही है आला तरीन सतह पे, और फिर वो अमेरिकन के साथ बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो फिर एक साथ एक जो और मामला दरपेश आया है, वो ये विक्ट्री परेड तो चल रही है, वो ये है कि यही वो वीकेंड है जिस वीकेंड के दौरान जो है वो ये पहुंच गए हैं लोग जो कि चाइना से उनके वाइस प्रीमियर ही लिफेंग वो जेनीवा पहुंच गए हैं। यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर मुज़ाकरात जेनीवा में शुरू होने जा रहे हैं। इन 2 दिनों में वो चलेंगे। और चाइना की तरफ से डेलीगेशन है, लेकिन उसको हेड कर रहे हैं उनके वाइस प्रीमियर, और अमेरिका से उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो वहाँ से वो हेड कर रहे हैं, और साथ ही जो जेमिसन ग्रीर हैं वो उनको हेड कर रहे हैं, जो अमेरिकन साइड से डेलीगेशन आ रहा है। इसके नतीजे में अब जनाब क्या हुआ है कि स्टॉक अचानक उठना शुरू किए, लोग दुनिया में खुश हो रहे हैं कि ये शायद इनके आपस में मामला तय हो जाएं। और ट्रम्प साहब ने चलते फिरते गुफ्तगू करते हैं। तो ट्रम्प साहब की वो देखें, मैंने कल आपको बताया था ना कि वो बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि ये मैंने एक अचीवमेंट कर ली है। उनकी जो तस्वीरें आती हैं ना, जो कल भी मैंने बात की थी, ऑफिस में उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका का वो रखा हुआ है दफ्तर में ना, गल्फ ऑफ अमेरिका उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। मतलब एक ये नहीं कि उसको, यानी पीछे जो पेंटिंग है ना, आप समझ लेंगे वो गल्फ ऑफ अमेरिका है। मतलब जो उनके दफ्तर में जाता है वो गल्फ ऑफ अमेरिका उसको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ये हर बार रखी रहती है। जो भी मेहमान आता है वो सबसे पहले गल्फ ऑफ अमेरिका की तस्वीर, वो ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन अरेबियन गल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि ईरान से टॉक्स उनकी चलनी है, तो वो यहाँ पे। लेकिन उन्होंने, ट्रम्प साहब ने अचानक जो है वो एक दोबारा से एक ट्विस्ट मारा है बहुत बड़ा, और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक तो वेरी वेरी बिग है, वो उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन एक और उन्होंने बीच में खबर मार दी, खबर फेंकी है उठा के, और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये पहले ऐसे उन्होंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, और ये टैरिफ कम होने जा रहे हैं।
अच्छा चाइना जो ये टैरिफ वैरिफ ऐसी कौन आदमी था, किसने कहा, पता नहीं कौन लोग थे बातें कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया में सुकून आ जाए। तो 145% जो टैरिफ मैंने लगा दिए थे और जो चाइना ने लगा दिए थे, तो एक अच्छी खबर आएगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है हम कम कर दें। तो वाइट हाउस से खबर निकली कि शायद 145 से 80% पे ले जाए। चाइना इनको अंगूठा दिखाने जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा भाईजान, ये आप इसको बिल्कुल या तो फ्लैट करेंगे। अब मुझे अच्छा, इन्होंने वो किसी से कनाडा से कुछ कमिट कर लिया, उनसे कुछ कमिट कर लिया, चाइना इनको ऐसे वो नाक रगड़वा के ट्रम्प साहब को वापस लेकर आएगा कि भाई ये टैरिफ वैरिफ का क्या पड्डा बना, जाओ घर बैठो जाके अपने, ठीक है ना। तो वो जो है वो चाइना के साथ अभी कोई डील मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू ये हो जाए कि पॉज आ जाए बीच में। जो जो मतलब मुमकिनात लग रहा है वो ये है कि पॉज, जैसे होता है ना 90 दिन का पॉज आ गया था कनाडा के साथ, या बाकी को पॉज आ जाए और फिर कहे कि 90 दिन तक करें और उसके बाद हम, जो मैंने टर्म्स कह दिया शी जिनपिंग को, चाइनीज़ शी जिनपिंग को नहीं, चाइना को कह दिया मैंने कि बस इसको 90 दिन का पॉज लगा दिया और तब तो दुनिया तालियाँ, फूलों की पत्तियाँ, वाह वाह सुभान अल्लाह, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है ना। मतलब है कि वाह वाह ट्रम्प साहब, वाह वाह ट्रम्प साहब, पूरी दुनिया में स्टॉक उठ गया और जनाब ट्रम्प साहब लैंड हो रहे हैं, जनाब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बता के कि मेरी हुतीज़ के साथ जो डील होगी। अच्छा अब जनाब उधर ये मोदी नरेंद्र मोदी के कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई यानी नतनयाहू का भुरकस निकाल दिया हुतीज़ ने। जब से हुतीज़ का अमेरिका के साथ मामला तय पाया है, हुतीज़ ने तो वो जैसे होता है ना बच्चे वो कंकरियां फेंकते हैं, उन्होंने भुरकस निकाल दिया इसराइल का। इसराइल के उस सायरन की, अब सायरन बजाने की भी बिजली उनमें ख़त्म हो रही है और इसराइल का भुरकस निकल गया। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आप समझ लें कि प्रो इसराइल उन्होंने वहाँ पे भेजे थे अपने जो एम्बेसडर, उनके अमेरिका के एम्बेसडर हुक्का भी आए थे वहाँ पे। तो हुक्का भी जो है उन्होंने कहा है कि ये, अच्छा इसराइल बड़ा खुश था कि ये प्रो इसराइल, ये जीव प्रो इसराइल, हमारा बंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, हमारा बंदा। उसने उन्होंने वहाँ जाके आज बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि अमेरिका को हुतीज़ के साथ मुआहदा करने के लिए आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू जस्ट शट अप। ये है टाइम्स ऑफ इजराइल 36, जस्ट शट अप। अमेरिका को हुतीज़ के साथ 36 लाइट, ये तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए हुतीज़ के साथ बात करने के लिए, जस्ट शट अप। फुदक रहा होगा ना इधर उधर, शट अप कॉल हो गई। अच्छा उधर जो है गुस्सा, इसराइल में गुस्सा। अब जो ड्रोन एक नाकाम बनाया, उन्होंने कहा ये हमने बनाया खुद, अमेरिका तो फेल हो चुका है, अमेरिका का थर्ड फेज। अब देखिए गुस्सा, अमेरिका पे गुस्सा चढ़ाई जो टाइम्स ऑफ इसराइल 35, वो कह रहे होती मिसाइल शॉट डाउन बाय एरो आफ्टर यूएस थर्ड मिसाइल मिस द सेकंड टाइम दिस वीक। दूसरी दफा थर्ड उनका फेल हुआ है। ले जाना है तो ले जाओ उठा के बैटरी को, कि अच्छा बच्चू हम बैटरी को लेके जाएंगे, तुझे साथ उठा के ले जाएंगे नेतन्याहू में डाल के, बैटरी में डब्बे में बंद करके। वो उन्होंने अमेरिका पे डाल दी है कि ये अमेरिका का थर्ड फेल हो गया है, हमारे एरो ने आखिर में एक मिसाइल गिरा है, कई मिसाइल और गिर गए हैं उनके, गिरते जा रहे हैं साइरन। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। लोग कह रहे हैं नेतन्याहू को फेंको उठा के, जान छोड़ाओ इसराइल को, ये कहाँ से हमने, ये मैंने कहा ना कुंभ मेले का भाई उधर उसका जो अंजाम होने जा रहा है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। इनका एक बड़ा इंतहा पसंद बंदा रॉन डेमर है, बड़ा जो मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर और नेतन्याहू के बड़ा करीब है, उससे खामोशी से मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं हुआ, उससे मुलाकात की है ट्रंप साहब ने। जना व्हाइट हाउस बुलाया उसको, उन्होंने कहा छोटे बच्चों को भेजो ज़रा, ठीक है, या बच्चों का जो मुंशी है उसको भेजो। वो रॉन डेमर चले गए, रॉन डेमर को उन्होंने पास बिठाया, ठीक है, ऐसे पास बिठाने से मतलब है ओ यहाँ बैठ जा उसके बाद यहाँ बैठा के उन्होंने कहा कि बच्चू बात सुन, ऐसा है कि नेतन्याहू को ही बता दो कि अब उससे बात नहीं होगी, अब जो बात होगी वो तुम्हारे थ्रू होगी, और गज़ा पे, हुतीस पे, इस पे उस पे हम मामला तय करने जा रहे हैं। अगर माननी है बात तो मान लो, वरना 3 अल्फाज में यहाँ से भाग जाओ। ये उनको ट्रंप साहब ने बिठा के रॉन डेमर को दौड़ा दिया वहाँ से। अच्छा अब इसके ऊपर जो है वो, और साथ ही जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस, मैंने कहा था ना कि शायद वो दौरा करेंगे, पैटी हेग्सेथ दौरा करेंगे इसराइल का, उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया, वो इसराइल नहीं आ रहे। कौन सा इसराइल,
कौन सा नतन्याहू, दौरा कैंसिल कर दिया, अब इसराइल को नहीं जा रहा, और इसराइल को जो है हूतीस के हवाले कर दिया, हूतीस उनको प्रॉपरली जो है वो कर देंगे। अच्छा, उसके बाद थॉमस फ्रीडमैन का एक ऑपेड है आज का बड़ा पढ़ने वाला, न्यूयॉर्क टाइम्स का, इसराइली गवर्नमेंट इज नॉट अवर एलाई। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने जो ये एक्सियोस के अंदर जो बड़ी लंबी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को फिर कोट करते हुए जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने 39 स्लाइड में कोट कर दूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेतन्याहू से ताल्लुकात तोड़ने का, और नेतन्याहू से बात ही नहीं होगी, अब बात होगी तुम्हारे थ्रू होगी किसी और। ट्रंप ने उनको कहा कि ये 39 कट टाइज विद नेतन्याहू, और नेतन्याहू से टाइज क्यों तोड़ी है? मैनिपुलेशन हो रही थी कंसर्न्स की, और किसके थ्रू हो रही थी? वो एनएसए जिसको फायर किया, तो एनएसए जिसको फायर कर दिया ना कि वो नेतन्याहू से बात कर रहा था, माइक वॉल्स, उसको वो जो जासूस बैठा हुआ था उसको फायर कर दिया, तो ये दूसरी साइड पे इसको छोड़ेंगे नेतन्याहू को? तो नेतन्याहू उनके साथ लगा हुआ था, तो उसको फायर कर दिया और इनसे कहा कि अब टाइज आपके साथ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रही हैं, और हूतीज़ के साथ मामला तय करने में आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। मतलब अगर इंडिया से बात करनी हो तो इंडिया के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, मोदी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो मतलब दुनिया में, मतलब देखिए ना, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के दरमियान इस वक्त जो है, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया ना। लेकिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ये करवाते हैं, आगे सफारतकारी अल्लाह करे शुरू हो, जल्द से जल्द हो, लेकिन एक उससे पहले घुमसान का ज़रूर पड़ने जा रहा है। ये जो एक बड़ा मार्का जो है ना सजने जा रहा है यहाँ पे बदकिस्मती के साथ। लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात तो ये हुई थी कि जी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेते हैं और वो तहकीकात करें, आप अपने मुल्क में बना लें, दुनिया से कहीं से कर लें, तो वो कर नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगी, और उसके बाद हम मारेंगे और ये करेंगे और तोड़ेंगे फोड़ेंगे और ये जो भी होना था। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक बात में ऐड करूँ कि एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो खबर जो है वो तुर्की से आ रही है, और तुर्की से खबर ही आ रही है कि जो PKK है उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DEM के नाम से, ये मैं यहाँ पे उन्हीं का कोट कर रहा हूँ, उन्हीं की कांग्रेस जो PKK, उनकी जो DEM पार्टी है, जो उनका सियासी विंग है, इस सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सकें AFN न्यूज़ उनकी, तो PKK ने उनकी 12th कांग्रेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है, उसका इजलास कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसकी अनाउंसमेंट होनी है बहुत जल्द, इसकी अनाउंसमेंट होनी है, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो डेली सभा टर्की से रिपोर्ट कर रहा है कि PKK एक्सपेक्टेड, ये फर्स्ट स्लाइड, PKK एक्सपेक्टेड टू अनाउंस डिसोल्यूशन इन टेरर फ्री टर्की इनिशिएटिव, वो डिसॉल्व करने का बार, ये जो 12th कांग्रेस है उसका फैसला ये होने जा रहा है, एक्सपेक्ट वो हो रहा है कि इसमें PKK अपने आप को डिसॉल्व करेगी, और डिसॉल्व इसलिए करेगी कि अब्दुल्ला ओगलान, वो जो इमरी आइलैंड में, वो जो मरमरा सी में, वो जो 1999 से कैद है तनाई में, वो, और 77 साल उनकी एज हो गई है, तो उन्होंने चूंकि मैसेज भेजा, और वो प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगन ने इसका सियासी हल ढूंढना, उन्होंने कहा कि ये DEM के पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, आप लोग पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लें, आप क्यों ये दहशत गर्दी और इसमें। तो 1999 से पहले वो बंदा, कई साल पहले से वो बंदा जो वांटेड है, वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PKK को वो सपोर्ट करता रहा है, और जजीरे में कैद है, और PKK अब इसको डिसॉल्व करिए। मुझे ये बताएं कि जब आप यही काम अगर 10 साल 15 साल 20 साल पहले हो जाता, तो ये PKK कुर्दों की एक मजबूत जमात बन के सामने उभर आती, और ये कोई और काम कर रहे होते, किसी और अंदाज में सफारतकारी कर रहे होते। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर हम वो देखें ना, कुर्द इलाकों पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो 4 मुल्कों के अंदर कुर्द रियासतें जो हैं वो मौजूद हैं। एक कुर्द हैं जो तुर्की के अंदर क्लेम करते हैं कि हम तुर्की में मौजूद हैं, ये फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं तो कुछ कहते हैं हम ईरान में हैं, कुछ कहते हैं, और एक जगह ऐसी आती है अरबिल से थोड़ा सा आगे जाके, एक साइड पे आप खड़े होते हैं, मैं पहले भी बात कहता हूँ, वहाँ जाके खड़ा हुआ तो मैं, एक ख़ास जगह ऐसी है, वो जो लोग उस इलाके में गए हैं उनको अच्छी तरह इल्म होगा, मैं तो खैर बड़े ख़तरनाक दिनों में गया था, लेकिन वो प्रॉपर एक जगह ऐसी है कि आप, वो पहाड़ी सी है, उस पहाड़ी के पास जाके आप इधर देखते हैं, इस तरफ देखें तो बिल्कुल आपको वो नज़र आता है जो ईरान का कुर्द इलाका है, ठीक है, ईरान का इलाका है, और इस तरफ देखें आप तो आपको टर्की का नज़र आता है।
और आपको ये समझ नहीं आता कि दरमियान में कोई बॉर्डर वगैरह तो है नहीं, बाकायदा कोई लाइन तो खींची नहीं हुई, तो ये किस तरह से मुल्कों ने की। और कुर्द उसमें एक और अच्छा, और सीरिया और इराक में भी मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि जो एक कुर्दिश इंडिपेंडेंट एरियाज भी तो हैं ना, तो वो जो है उसमें मसरूर तालिबानी और उसमें जो है वो जो जो बाकी ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और इशू इसमें सारा ये आ रहा है कि जलाल तालिबानी जो हैं वो तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो 2000 जब ये पोस्ट वॉर टाइम था तो जलाल तालिबानी उनके पहले पोस्ट वॉर कुर्द जो हैं वो उनके सरबराह भी बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। यानी किसके बाद बने थे प्रेसिडेंट? सद्दाम हुसैन के बाद। सद्दाम हुसैन के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के प्रॉपर, तो वो जो है वो जलाल तालिबानी थे। उनका इंतकाल हो गया था 2017-18 में, 83 साल की उम्र में। लेकिन ये है कि वो जो मुख्तलिफ कुर्द ग्रुप हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा था, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। PKK है, PUK है, बाकी बहुत सारे इनके आपस में ग्रुप्स हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल बज़ारानी मसरूर बरज़ानी जो ट्राइब है या जो कबीला है बरज़ानी ट्राइब, वो जो इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कुर्द इलाका है उसमें वो प्रेसिडेंट भी वो हैं मसूद बरज़ानी हैं, और एक मसरूर बरज़ानी है जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये थोड़े से ईरान की तरफ टिल्ट हैं। और कुछ अर्से पहले जो है वो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने दौरा भी किया था और उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें भी वहाँ पे रही थी। जो ये वो इलाके हैं जो इराक के अंदर, इराक के कुर्द इलाकों में है। ये जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट हुआ है टर्की का एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट हुआ है और वो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। जिस दौरान ये PKK ने अपने आप को डिसॉल्व करने का ऐलान किया है ना, तो इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इराक के अंदर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था इरबिल के लोगों को कि आपको आज़ाद कुर्दिस्तान बना के देंगे अमेरिकन ने। ये जो हुआ ना, इराक की इन्वेजन हुई तो कुर्दों को खड़ा कर दिया सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट। कुर्दों पे बड़ा जुल्म वगैरह तवील अरसे, उन्हें कहा कि तुम इस्तेमाल हो जाओ और तुम्हें हम एक जाने से पहले आज़ाद रियासत बना के देंगे। तो आज़ाद रियासत, मैं जब इरबिल गया हूँ ना, तो इरबिल में ये था कि जी हमारी इंडिपेंडेंस होने जा रही है। और मैंने इरबिल में मैंने कहा अच्छा, कि मैंने किसने कहा आप लोगों को? तो कहते थे अमेरिकन बड़े ज़बरदस्त बैठे होते थे, वो कहते थे इंडिपेंडेंट की तो इनको देखे जाएंगे हम। तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो अजीब सी, वो रेफरेंडम हुआ, उनको कुछ ऑटोनॉमी वगैरह मिल गई है, लेकिन बहरहाल वो इराक। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि शिया सुदानी जो कि इराक के वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए बड़ा कंसर्निंग है कि ये PKK जो है ये यहाँ पर भी दहशत गर्दी कर रही है, हमारे इराक में भी और तुर्की में भी करी। तो वो उनकी मुलाकात हुई फिर ये इन्हीं दिनों में, यानी आज मेरे ख्याल से वहीं थे, कल वापस आएंगे। तो शिया सुदानी वहाँ पे मौजूद थे। इसी दौरान PKK की तरफ से ऐलान हुआ कि जी हमारी 12th कांग्रेस हो गई है और उसमें हम डिज़ोल्व होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर आई है। अच्छा, उसके साथ ही सऊदी अरेबिया, ये मुज़ाकरात होंगे स्टीव विटकॉफ के। अभी तो चाइना विक्ट्री डे, शी जिनपिंग अभी मौजूद हैं वहाँ पे मॉस्को में। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं रात को पहुँच रहे हैं सऊदी अरेबिया, सुबह कतर से ओमान में स्टीव विटकॉफ से मुलाकात हो रही है, वहाँ से ट्रंप आ रहे हैं। और पूरी कोशिश ये हो रही है, जो बात एक और की है उन्होंने कि नेतन्याहू को बता दो कि मैं गज़ा सीज़फायर भी करने जा रहा हूँ, और गज़ा सीज़फायर जब होगी तो अंदर कोई एड के लिए सिक्योरिटी को भूल जाओ, सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? सवाल ये है कि उसमें खाना तकसीम करने की भी, एड देने की भी इजाज़त नहीं होगी आपको, यानी इसराइल को एड के लिए भी आप नहीं जा सकते। ये तो भूल जाएं कि आप सिक्योरिटी या वहाँ पे फौजें अपनी रखेंगे, तो आप इसको भूल जाएं। और बाकी जो है वो ये है कि आप बस जो अमेरिका डिसाइड कर रहा है और बाकी जो है आपके, अब देखिए ना ये जो खबर है ये 39 पे, फिर टर्की, इसको गौर से इस खबर को दोबारा देखें। 39 स्लाइड, ट्रम्प कट्स टाइज विद नेतन्याहू, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें, क्योंकि ये जासूसी कर रहा था, उनके NSA के साथ डायरेक्ट राब्ते में था, तो NSA फायर हुआ तो इसके साथ क्या होगा। अच्छा, अब बात ये है कि ये पूरी जो पिक्चर है, ये पिक्चर एक ऐसे हालात की आपको खबर देती है जिस हालात में जो है, अब ये देखें ना, जेरूशलम पोस्ट, आइडिया हुतीज आफ्टर ट्रिगर्ड सायरन फ्रॉम तल अवीव टू जेरूशलम एरिया, पूरा इसराइल गूंज रहा है। ये 33rd स्लाइड, पूरा इसराइल गूंज रहा है इस वक्त।
उनके वहाँ पर जो सूरत हाल डेवलप हुई है और उसमें जो है वो मॉस्को जो है वो उनके साथ उनकी डील किस तरह होती है, जो बात की बात है सारी। असल बात तो ये है कि वो एक इलाका तो उन्होंने क्रीमिया तो ले लिया ना, बाकी इलाकों पे जेडी वेंस ने जो रात को फॉक्स पे इंटरव्यू दिया, मैं उसको देख रहा था, तो जेडी वेंस जो है वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं इसराइल की, शायद सॉरी रशिया की, हमारी बात चल रही है प्यूटिन से, प्यूटिन को भी पीछे हटना पड़ेगा। प्यूटिन ऑक्यूपाई कर चुके हैं उन 4 इलाकों को, 3-4 इलाकों को, ये तो क्योंकि वो जेलेंस्की पे भी थोड़ा एक हाथ रखा हुआ है ना, तो टेलीफोन पे बात की जेलेंस्की से ना, तो रो रहा था जेलेंस्की दूसरी तरफ। उन्होंने कहा बच्चू रो नहीं, तो अभी हम इसको देखते हैं और ये तो डील भी सारी साइन हो गई, हमारे लोग आएंगे, उनके अच्छे होटल में ठहराना, खाना खिलाना पिलाना, ये मिनरल डील्स पे अभी तलाश करना है सारा कुछ। तो बच्चों भी और भी 2-3 और बच्चों भी हैं जिनसे मैंने निपटना है अभी। तो एक तो कुंभ मेले के 2 बिछड़े हुए भाई हैं, उनका नंबर आएगा, पहले तू तरह तो एक टेलीफोन पे बात को जेलेंस्की बड़ा खुश हो गए और खूब इसको मतलब है कि खूब जश्न मनाया कि मुझे जो है। उन्होंने कहा लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये मॉस्को परेड के दौरान जो तू बातें कर रहा है ना ड्रोन फेंकने की, ये गलती मत करना, बाकी तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए ये जो तड़ियाँ लगा रहा है थोड़ी देर बाद तेरे अंदर एक जो है वो बेचैन आत्मा जाग उठती है दोबारा, इसको तू अंदर रख, ठंडा कर। तो ये जो कहानियाँ सुनाता है मुझे, मेरा ज़मीर जाग उठा, इसको ज़मीर को परमानेंटली जो है ना एनेस्थीसिया दे दे या इसको एक साइनाइड पिला के उसको ख़त्म कर दे। तेरे अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ थी नहीं पहले, तो कहानियाँ मुझे सुनाता है बार बार। तो बात ये है कि ये दुनिया इस वक्त बड़ी एक अजीब तरफ जा रही है, अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। नेतन्याहू को टोटल एक तरफ फेंक के सऊदी अरेबिया में जनाब उनके साथ डायरेक्ट डिफेंस डील्स होने जा रही हैं, उन डील्स का कोई ताल्लुक है ही नहीं, उसमें कहीं नेतन्याहू है ही नहीं, उसमें इसराइल है ही नहीं। और उसमें गज़ा सीज़ फायर के हवाले से एक बात चल रही है कि गज़ा सीज़ फायर के इम्कानात हैं, और ये मैं यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट, वो चाइना ट्रेड के हवाले से तो नहीं होगी, मिडिल ईस्ट आने से पहले वो चाइना के सारे मिडिल ईस्ट सारे सऊदी अरेबिया, ईरान और कतर और यूएई, ये अमेरिका और चाइना के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहे हैं। तो वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट का इंतज़ार है कि वो आ जाती है, कल आती है, और वो शायद गज़ा सीज़ फायर से हो, जो ईरान और अरब ज़राए हमें बता रहे हैं कि शायद वो गज़ा सीज़ फायर के हवाले से ऐलान कर दें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।